एक युवक जिसका नाम सेल है अपनी पड़ोसन के अपार्टमेंट में उसके शावर हेड को ठीक करने के लिए जाता है। मरम्मत पूरी करने के बाद महिला उसे चाय और कुकीज के लिए आमंत्रित करती है। सेल मकान मालिक के पति की ओर देखता है जो एक आर्म चेयर पर अखबार पढ़ते हुए बैठा है और ऐसा लगता है कि वह उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि कुछ ही देर बाद एटर्नम कंपनी के कर्मचारी आते हैं और मकान मालिक के शरीर को एक विशेष कास्केट में पैक कर देते हैं, जबकि उसकी पत्नी शोर करने वाले पड़ोसियों के बारे में बातचीत करती रहती है। उस आदमी के शरीर को कंपनी के विशाल हैंगर में ले जाया जाता है जो किसी अन्य चेतना को जीवित शरीर किराए पर देने की सेवा प्रदान करता है। थोड़ी देर बाद सभी शरीर किराएदार जागते हैं और उन्हें याद नहीं होता कि उनके शरीर को मृतकों द्वारा नियंत्रित किए जाने के दौरान क्या हुआ था। सेल लगातार अपनी पत्नी जोई को याद करता है जो एक कार दुर्घटना में मारी गई थी और वह इस नुकसान से उबर नहीं पा रहा है। वह उसकी यादों को दोहराता है जिससे उसकी बहन एबी जो एटर्नम में कर्मचारी है नाखुश होती है। वह सेल को चेतावनी देती है कि कल वह जोई के डेटा तक उसकी पहुंच को प्रतिबंधित कर देगी। फिर से ऊपर से तेज संगीत की आवाज आती है। आदमी को अपनी पत्नी का पुराना संगीत प्लेयर मिलता है और कानों में ईयरफोन लगाकर वह नाश्ता बनाने लगता है। फिर वह शराब के साथ गोलियां खाता है। जब एबी अपने भाई से मिलने आती है तो वह खाली गोलियों की बोतल देखती है और उसका पेट साफ करने के लिए जल्दी से कार्रवाई करती है। बाद में वह जोई के माता पिता के पास जाती है और उन्हें एटर्नम की सेवाओं का उपयोग करने के लिए राजी करती है, क्योंकि हालांकि यह एक अलग शरीर होगा लेकिन जोई की यादें और चरित्र उसमें बरकरार रहेंगे। लेकिन पिता साफ मना कर देते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर एबी उन्हें अपनी खुद की यादों तक पहुंच प्रदान करती है और उन्हें गंभीरता से विचार करने की सलाह देती है। इस बीच सेल शहर में घूम रहा होता है जब उसे एक प्लेटफॉर्म पर एक लड़की दिखाई देती है जो उसे जोई की याद दिलाती है। वह उसके पीछे खड़ा हो जाता है और कल्पना करता है कि उसकी पत्नी वापस आ गई है, लेकिन तभी एक ट्रेन आती है। वे एक डिब्बे में सवार होते हैं और अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। एक अन्य विकल्प यह है कि शोक संतप्त लोगों को अपने खोए हुए प्रियजनों को अलविदा कहने और शाश्वत विदाई के लिए तैयार होने का दूसरा मौका दिया जाए। मृतक की यादों और चेतना को एक उपयुक्त मेजबान में स्थानांतरित किया जाता है। शरीर का चयन एक संगतता गणना द्वारा निर्धारित किया जाता है जो रिश्तेदारों के साथ सत्रों की संख्या भी तय करती है। मेजबान का मस्तिष्क हर बार जब वे सोते हैं तो मृतक की यादों को अवशोषित कर लेता है और अपनी खुद की यादों को पूरी तरह से बंद कर देता है, लेकिन जागने पर वे सब कुछ भूल जाते हैं और अपने सामान्य जीवन में लौट आते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया को अनिश्चित काल तक दोहराया नहीं जा सकता। यह सब एबी फर्म के एक नए ग्राहक को समझाती है और उसे ओरिगेमी पेपर पर विस्तृत सिमुलेशन जानकारी देती है। ग्राहक के जाने के बाद जोई की मां एबी के कार्यालय में प्रवेश करती है। अगले दिन कंपनी के कर्मचारी सेल को उसकी पत्नी से मिलने के लिए तैयार करने लगते हैं और उन नियमों को समझाते हैं जिनका उसे पालन करना होगा। वे जोई की पसंदीदा पोशाक ले जाते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि वह उसे यह न बताए कि वह मर चुकी है। फिर वे एक दृश्य को फिर से बनाते हैं जो हो सकता था अगर जोई दुर्घटना से बच गई होती। उन्हें एक एम्बुलेंस में ले जाया जाता है जहां वह लड़की जिसमें जोई की चेतना स्थानांतरित की गई थी जागती है और सेल से अपनी पत्नी की तरह बात करने लगती है। इससे उसमें विरोधाभासी भावनाएं पैदा होती हैं और अस्पताल पहुंचने के बाद सेल कार से कूद जाता है और अपनी बहन से कहता है कि उसने अपना मन बदल लिया है और उसे इस लड़की को अपने अपार्टमेंट में न लाने के लिए कहता है क्योंकि वह जोई की तरह बिल्कुल नहीं दिखती। रात में वह अपने पड़ोसी के अपार्टमेंट में जाने का फैसला करता है ताकि उनसे संगीत की आवाज कम करने के लिए कह सके। दरवाजा एक महिला खोलती है जो अपनी बेटी से बात करने का वादा करती है जो पूरे घर में संगीत बजा रही है। तभी उसका पति प्रकट होता है और सेल को पड़ोसी के रूप में परिचय के तौर पर पीने के लिए कुछ देने की पेशकश करता है। सेल अपार्टमेंट में प्रवेश करता है जहां वह मां को अपनी बेटी को डांटते हुए सुनता है। हालांकि जल्द ही पति और बेटी दोनों बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वे दोनों शरीर किराएदार बन जाते हैं। पड़ोसन समझाती है कि उसके पति और बेटी की आग में मृत्यु हो गई थी। सेल हैरान होता है कि वे दोनों एक साथ बंद क्यों हो गए। महिला समझाती है कि एक सिंक्रोनाइजेशन फंक्शन है जो दो अनुपस्थित व्यक्तियों को एक साथ ऑफ और ऑन करने की अनुमति देता है। इसके अलावा उसका पति और बेटी एक दूसरे को वैसे ही देखते हैं जैसे वे पहले थे और वह खुद लंबे समय से समझ चुकी है कि शरीर केवल एक खोल है, महत्वपूर्ण हिस्सा वह है जो अंदर है। अगले दिन सेल डॉयल से परामर्श करता है
और अपनी पत्नी को उसके पूर्व रूप में देखने का तरीका सीखने में मदद मांगता है। डॉक्टर अपने कार्यालय में एक पेंटिंग की ओर इशारा करते हैं जहां प्रत्येक दर्शक अपने आप को देख सकता है, या तो एक बतख या एक खरगोश, और दोहरी धारणा के सिद्धांत को समझाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बतख देखता है और उसे खरगोश के बारे में नहीं बताया जाता है तो वह दूसरी छवि को कभी नोटिस नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उन्होंने पहले ही दोनों वस्तुओं, एक बतख और एक खरगोश को देख लिया है, तो उनका मस्तिष्क दूसरी व्याख्या को भूल नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने एक नई समझ हासिल कर ली है। यही बात उसकी मृत पत्नी पर लागू होती है, क्योंकि पड़ोसन और उसकी बेटी के विपरीत सेल जानता है कि उसका प्रिय अब वहां नहीं है। कंपनी उसकी धारणा को बदल सकती है, लेकिन केवल तभी जब उसे जोई की मृत्यु के बारे में पता न हो। डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि अनुपस्थित लोगों को अपनी मृत्यु के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। एक बार जब वे इसे महसूस कर लेते हैं तो वे दूसरे शरीर में खुद को पहचानने में सक्षम नहीं होंगे, और एक और नींद के बाद वे अपरिवर्तनीय रूप से मर जाएंगे। डॉयल सेल को सलाह देते हैं कि वह जोई के साथ एक तर्क करे ताकि ज्वलंत यादों और संवेदनाओं को सक्रिय किया जा सके। भले ही वे अप्रिय हों, लेकिन कम से कम पहचानने योग्य हों, और यह नए शरीर की आदत डालने और संपर्क बनाने का सबसे तेज तरीका है। सेल इस तथ्य के साथ सहमत हो जाता है कि वह कभी भी अपनी पत्नी को वैसे ही नहीं देख पाएगा जैसे वह पहले थी, और वैकल्पिक समापन के साथ जारी रखने के लिए सहमत हो जाता है। कुछ समय बाद जोई की चेतना वाली लड़की सुबह सेल के अपार्टमेंट में जागती है और नाश्ता तैयार करते हुए उसके साथ ऐसे बातचीत करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह उसकी नई किताब के बारे में पूछता है, फिर जानबूझकर एक संघर्ष पैदा करता है। जोई चिढ़कर अपनी आवाज उठाने लगती है और उनके बीच एक तर्क होता है। लेकिन जब जोई अपार्टमेंट छोड़ने वाली होती है तो सेल जल्दी से उसे शांत कर देता है और वे तुरंत मेल मिलाप कर लेते हैं। बाद में वह अपनी बहन के साथ जोई के साथ पहले सत्र से अपनी प्रतिक्रिया साझा करता है, उसे मनाने के लिए आभार व्यक्त करता है और अपनी गोलियों की घटना के लिए माफी मांगता है। उसकी बहन उसकी मुस्कान को कैप्चर करने के लिए उसकी तस्वीर लेती है जो उसने लंबे समय से नहीं देखी थी। एबी उसे याद दिलाती है कि उसे कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और उसे जोई के साथ विदाई की तैयारी करने की सलाह देती है। अगली शाम यह जोड़ी चीनी भोजन और शराब के साथ एक फिल्म देखते हुए समय बिताती है। सुखद माहौल उन्हें अंतरंगता की ओर ले जाता है। कुछ समय बाद वे जोई के माता पिता से मिलने जाते हैं। शाम अच्छे नोट पर गुजरती है। जोई विशेष रूप से प्रभावित होती है कि सेल उसकी वैज्ञानिक किताब पढ़ने में कामयाब रहा। जोई के माता पिता से विदाई लेते समय वह एक कुत्ते की अजीब प्रतिक्रिया और पिता की परेशानी को नोटिस करती है। वह उस आदमी को प्रोत्साहित करती है और उसे गले लगाती है जब वह अपनी बेटी को हमेशा के लिए अलविदा कहते हुए रोता है। बाद में डॉयल सेल को अपनी पत्नी के साथ अंतिम मुलाकात के बारे में सलाह देते हैं, जिस दौरान उसे वह सब कुछ व्यक्त करना होगा जो वह उसे नहीं कह सका और अपनी प्रिय को जाने देना होगा। एक बार जब वह उसे उसकी मृत्यु के बारे में बता देगा तो विदाई पूरी हो जाएगी। हालांकि सेल ऐसे कदम के लिए तैयार नहीं है और अधिक समय मांगता है, यह महसूस करते हुए कि वह अपनी पत्नी को जाने नहीं दे सकता। सेल अपनी बहन की ओर मुड़ता है और उससे मुलाकातों की संख्या बढ़ाने के लिए कहता है। एबी उसे बताती है कि ऐसा करने से वह अपनी नौकरी को जोखिम में डाल रही है, लेकिन वह प्रबंधन से बात करने का वादा करती है। जोई के साथ शाम की मुलाकात के बाद, यह जानते हुए कि वह उसके जीवन से गायब होने वाली है, सेल एक क्लब में जाता है जहां वह कुछ हार्ड ड्रिंक पीता है और डांस फ्लोर पर जाता है। अपने दर्द को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वह भीड़ में एक लड़की को देखता है जिसके शरीर को जोई ने किराए पर लिया है। बिना यह जाने कि ऐसा क्यों है, वह उसका पीछा करता है। इस बीच काम पर डॉयल एक बार फिर एबी सेल से उसका काम खत्म करने के लिए कहती है, अन्यथा उसे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। जवाब में एबी उसे याद दिलाती है कि उसने अपनी मां के लिए क्या किया था और उसे हस्तक्षेप न करने की सलाह देती है। इसी बीच सेल खुद को एक एडल्ट क्लब में पाता है जहां उसे पता चलता है कि वह लड़की वहां काम करती है। सुबह जोई अपने पति को बताती है कि उसने एक बुरा सपना देखा है। सेल उस पर एक निशान देखता है और समझ जाता है कि उसके क्लाइंट हमेशा कोमल नहीं होते हैं। अतिरिक्त सत्रों में से आखिरी समाप्त हो जाता है और जो लड़की अपना शरीर किराए पर देती है वह जागने पर एबी को बताती है कि उसने जोई की मृत्यु देखी है। एबी इसे सेल को बताती है और समझाती है कि लंबे समय तक सह अस्तित्व मेजबान के मस्तिष्क पर एक निशान छोड़ देता है।
एबी जानती है कि सेल ने उसे देखा था क्योंकि मैनेजर ने जियोलोकेशन सक्षम किया है और वह उसे दृढ़ता से आग्रह करती है कि वह खोल के लिए अपनी भावनाओं से खुद को अलग न करना भूल जाए। हेरफेर का उपयोग करते हुए सेल दावा करता है कि वह चाहती है कि वह पीड़ित हो। आखिरकार जब वह दर्द महसूस करता है तो एबी कम अकेलापन महसूस करती है। उसकी बहन रोती है और उसे ऐसी बातें न कहने के लिए कहती है, लेकिन वह अभी भी एक अंतिम मुलाकात की व्यवस्था करने के लिए सहमत होती है। शाम को पति पत्नी बच्चों के विषय पर चर्चा करते हैं। तथ्य यह है कि जब उसकी पत्नी जीवित थी तो सेल पितृत्व के लिए तैयार नहीं था। हालांकि अब वह इससे डरता नहीं है और उम्मीद करता है कि वे अच्छे माता पिता होंगे। अगले दिन सेल एटर्नम क्लाइंट्स की मीटिंग में शामिल होता है, जहां वह एक पड़ोसी से सुनता है कि उसके लिए अपने प्रियजनों को अलविदा कहना कितना कठिन था। उसके द्वारा मृत्यु के बारे में सूचित करने के बाद उसका पति अप्रत्याशित रूप से उसकी बेटी से पहले चला गया। उसने लड़की के साथ बहुत समय बिताया जब वह रो रही थी और कह रही थी कि वह मरना नहीं चाहती है। डॉक्टर एक वस्तु चुनने की सलाह देते हैं जो चले गए व्यक्ति की याद दिलाती है और उसके बिना जीने की कोशिश करती है। सेल संगीत प्लेयर चुनता है। शाम को वह एक एस्टैब्लिशमेंट में जाता है जहां वह उसी लड़की के साथ एक प्राइवेट डांस ऑर्डर करता है। उसके डांस के दौरान सेल अपने आंसू नहीं रोक पाता है। बाद में वह बाहर उसका इंतजार करता है और जब वह बाहर आती है तो वह तुरंत भावुक क्लाइंट को पहचान लेती है। वह समझाता है कि वह रोया क्योंकि वह पत्नी के बिना रह गया था। वह उसे अपने घर आमंत्रित करती है। अपार्टमेंट में वह तुरंत अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है, यह सोचकर कि क्लाइंट यही चाहता है, लेकिन सेल लड़की से पूछता है कि क्या वह बस उसके साथ रह सकता है। वह उसे मना कर देती है और उसे जाने के लिए कहती है। सुबह लड़की को अजीब लगता है और काम पर पहुंचने पर वह यह जानने की कोशिश करती है कि क्या गलत हो रहा है। सेल फिर से क्लब में जाता है और पता लगाता है कि उसका नाम एवा है। वह कबूल करता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, जिस पर एवा उसे दोस्त बनाने की सलाह देती है। सेल एटर्नम ओरिगेमी के बारे में पूछता है जो उसके अपार्टमेंट में पड़ा है और एवा स्वीकार करती है कि वह अपना शरीर किराए पर देती है। लेकिन आदमी नोटिस करता है कि यह क्लाइंट्स के लिए है, शरीर के मालिकों के लिए नहीं, और इसका मतलब है कि वह भी अभी तक किसी को जाने नहीं दे सकती है। एवा का मानना है, विदाई जोड़ते हुए, कि उसमें कमी है अपनी जिंदगी खत्म करने की हिम्मत। बाद में वह उसके पास चीनी खाना लेकर आता है जो जोई को पसंद था। एवा कहती है कि वह चीनी खाना बर्दाश्त नहीं कर सकती और सेल स्वीकार करता है कि उसे भी यह पसंद नहीं है, लेकिन वह माफी मांगना चाहता है। दोनों साथ में टहलने निकलते हैं। वह समझाती है कि अपना शरीर किराए पर देकर वह उम्मीद करती है कि कोई उदास व्यक्ति अपनी समस्याओं को हल कर पाएगा। अचानक वह बच्चों के बारे में पूछती है। यह जानकर कि उनके कोई बच्चे नहीं हैं, वह कबूल करती है कि उसने कंपनी से संपर्क किया था ताकि वह अपने बच्चे को वापस पा सके, लेकिन वह यह नहीं सोच पाई कि उसे क्या कहना है, इसलिए उसने यह विचार छोड़ दिया। अगले दिन यह जोड़ी चले गए लोगों की यादों की एक प्रदर्शनी में जाती है और सेल खुलासा करता है कि उसने अवैध रूप से जोई की यादों को देखा था क्योंकि उसकी बहन एटर्नम में काम करती है। एवा कबूल करती है कि अगर कोई उसकी यादों को देखेगा तो उसे असहज महसूस होगा, और सेल समझाता है कि उसकी यादों में लोग जूतों की बहुत सारी तस्वीरें देखेंगे क्योंकि विशेष रूप से महत्वपूर्ण पलों के दौरान उसे उनकी स्पष्ट याद आती है। बाद में मेट्रो में सवारी करते समय सेल अनजाने में एवा के जूते की ओर देखता है और इसे नोटिस करते हुए वह मुस्कुराती है। सेल लड़की को अपने घर ले जाता है और एवा कबूल करती है कि वह उसे पसंद करती है। यही कारण है कि उसने उसे अपने अपार्टमेंट में आमंत्रित किया। हालांकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन उसे देखते ही उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोने में कोई आपत्ति नहीं होगी। एवा सेल को चूमती है। जब वह थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तो वह चारों ओर देखती है और संगीत प्लेयर को ढूंढ लेती है जो उसने अपने सपने में देखा था। सेल उसे पूरी सच्चाई बताता है, यह कबूल करते हुए कि वह दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था। एवा व्यथित हो जाती है, स्थिति की पूरी गंभीरता को समझते हुए, और चली जाती है। अगले दिन वह एटर्नम जाती है ताकि उस महिला से बात कर सके जिसने उसे रजिस्टर किया था। बाद में एबी सेल से मिलने आती है और उसे बताती है कि एवा आई थी, लेकिन वह वादा करती है कि वह किसी को भी हुई घटना के बारे में नहीं बताएगी। सेल एबी को उसके द्वारा उसके लिए किए गए हर चीज के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन जाने से पहले
एबी अपने भाई से एवा से बात करने की भीख मांगती है क्योंकि इस लड़की ने उसे बहुत हैरान कर दिया है। हालांकि सेल जवाब देता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है और अपनी बहन से उसकी चिंता न करने के लिए कहता है। शाम को सेल एवा से माफी मांगने जाता है, लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि वह वास्तव में जोई के सामने है। रोती हुई पत्नी पूछती है कि क्या वह माता पिता बनने के बारे में चर्चा करने के बारे में ईमानदार था। सेल चुप रहता है और जोई समझाती है कि शरीर की मालकिन ने उसकी बहन से बात की थी, उसे एक आखिरी बार जगाने के लिए कहा ताकि सच्चाई का खुलासा किया जा सके। यह नहीं समझ पाता कि वह किस सच्चाई की बात कर रही है। सेल सुनता है क्योंकि वह स्पष्ट करती है कि उसे अलविदा कहने के लिए जगाया गया था, उससे कभी भी खुद को दोष न देने के लिए कहती है। उस आपदा में न तो वह और न ही वह वास्तव में बच पाए थे। इसी बीच एबी अपने कार्यालय में रो रही है। फिर वह अपने सामान को इकट्ठा करती है, जिसमें उन मालिकों की तस्वीरें भी शामिल हैं जिनके शरीर में उसके मृत भाई की चेतना थी। यह स्पष्ट हो जाता है कि एबी लंबे समय से नियम तोड़ रही थी क्योंकि वह अपने भाई की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाई थी। वह अपने सामान के एक बॉक्स के साथ कार्यालय छोड़ देती है और डॉयल की ओर देखती है, जिसने स्पष्ट रूप से उसे उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट किया था। शाम को एवा के अपार्टमेंट में दो लोग बिस्तर पर लेटे हुए एक दूसरे को देखते हैं और फिर लाइट बंद कर देते हैं। सुबह आंखें खोलने पर उन्हें एहसास होता है कि वे साथ हैं। फिल्म दृश्य के बारे में नहीं है, बल्कि महसूस करने, अनुभव करने और विचार करने के बारे में अधिक है। एकमात्र काल्पनिक तत्व वह विचार है जिसके बिना अपराध बोध, आशा, यादों और चले गए लोगों के प्रति प्यार के बारे में पूरी कहानी अपने अप्रत्याशित मोड़ और दुर्लभ अंत के साथ अस्तित्व में नहीं आई होती। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो रिकैप सीन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।